सोचिए अगर हमारे पास एक ऐसी मास्टर चाबी हो जो दुनिया का हर एक ताला खोल सकती हो, मतलब बैंक के सबसे सुरक्षित वॉल्ट से लेकर। हाँ, या बड़े बड़े सर्वर रूम्स और पावर ग्रिड के कंट्रोल सिस्टम तक। बिल्कुल, और यहाँ तक कि हमारे घरों के जो डिजिटल स्मार्ट लॉक होते हैं वो भी। अब सामान्य तौर पर व्यापार का नियम तो यही कहता है कि इसका बहुत भारी भरकम प्रचार होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसे बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाना चाहिए ताकि करोड़ों का मुनाफा हो। लेकिन इसके बजाय उस मास्टर चाबी को बनाने वाली कंपनी उसे एक बेहद सुरक्षित तिजोरी में बंद कर देती है। मतलब दुनिया को पूरी तरह से ये बताने से कतराती है कि उसने असल में खोजा क्या है। क्योंकि उस कंपनी को यह एहसास हो चुका है कि अगर वो चाबी सही हाथों की जगह गलत हाथों में पड़ गई तो क्या होगा। सही बात है। फिर तो सुरक्षा या प्राइवेसी नाम की कोई चीज इस डिजिटल दुनिया में बचेगी ही नहीं। मैं कहूंगी कि ये एक ऐसा तकनीकी मुकाम है जहां कोई आविष्कार समाधान कम और तबाही ज्यादा ला सकता है। तो आइए आज इस विषय की गहराई में चलते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का जो हमारा मिशन है वो उन लीक हुए दस्तावेजों, रिसर्च पेपर्स और तकनीकी नोट्स का गहराई से विश्लेषण करना है जो एंथ्रोपिक नाम की कंपनी के बारे में है। हाँ, एंथ्रोपिक। बिल्कुल। और उनके अब तक के सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल के बारे में ये नोट्स एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर पेश करते हैं। इस मॉडल का नाम है क्लॉड माइथोस। क्लॉड माइथोस, हाँ। आमतौर पे जब कोई टेक कंपनी नया मॉडल बनाती है तो दुनिया भर में उसकी मार्केटिंग की जाती है, खूब शोर मचता है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि एंथ्रोपिक ने अपने इस सबसे उन्नत आविष्कार को दुनिया से एकदम छिपा कर रखा है। बिल्कुल छिपा कर रखा है, कोई पब्लिक रिलीज नहीं हुई है। हाँ, कोई कमर्शियल लॉन्च नहीं किया गया है। तो आज हम इन स्रोतों के आधार पर यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा क्यों किया गया। हम यहाँ सिर्फ एक और स्मार्ट चैटबॉट की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई टेक्स्ट जनरेट करने वाला टूल नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत है वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्लॉड माइथोस साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक ऐसा भूकंप है जिसने भूकंप? हाँ, एक भूकंप जिसने रक्षा करने वालों और हमला करने वालों के बीच की रेखा को पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये एक ऐसा मॉडल है जो पारंपरिक एआई की सीमाओं को लांघकर एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, सुरक्षा विशेषज्ञ तो हमेशा से ही ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करते आए हैं कमियां निकालने के लिए, है ना? हाँ, वो तो है। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कोड को स्कैन करने वाले सॉफ्टवेयर तो मतलब दशकों से मौजूद हैं। तो फिर इसमें नया क्या है? क्या ये डर थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जा रहा है? ऐसा लग सकता है। क्योंकि हमारे नोट्स में एक शब्द बार बार आ रहा है, स्टेप चेंज, यानी एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग। तो ये सामान्य स्कैनर से अलग कैसे काम करता है? यह एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, जो पुराने या पारंपरिक स्कैनर होते हैं वह एक डिक्शनरी या कह लें पुलिस के स्केच की तरह काम करते हैं। अच्छा। वे कोड में उन गलतियों या वायरस के निशानों को ढूंढते हैं जिन्हें वे पहले से जानते हैं, मतलब जो उनके डेटाबेस में है, जो पहले से फीड किया गया। पैटर्न मैचिंग, राइट? बिल्कुल, सिर्फ पैटर्न मैचिंग। अगर कोई नया तरीका या नई कमजोरी है जो पहले कभी नहीं देखी गई तो वे स्कैनर उसे पकड़ ही नहीं पाते। लेकिन स्रोत क्लॉड माइथोस को एक सहायक नहीं बल्कि एक स्वायत्त एजेंट बता रहे हैं, ऑटोनॉमस एजेंट। स्वायत्त? हाँ, मतलब खुद से काम करने वाला। हाँ, इसका मतलब है कि यह केवल पैटर्न मैचिंग नहीं कर रहा है, इसके पास रीजनिंग या तर्क करने की क्षमता है। मैं जब यह पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो बहुत अलग है। जब आप इसे कोई बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम देते हैं तो यह केवल कोड को ऊपर से नीचे तक पढ़ता नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर उस पूरे सिस्टम का एक मानसिक नक्शा या मेंटल मॉडल तैयार करता है। मेंटल मॉडल तैयार करने से आपका क्या मतलब है? क्या ये खुद से ये समझ सकता है कि सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को कैसे प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल। क्लॉड माइथोस उच्च स्तरीय सिस्टम इंजीनियरिंग करने में पूरी तरह सक्षम है। ये बिना किसी मानवीय मदद के जटिल सॉफ्टवेयर, बड़े-बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम और वेब ब्राउज़र के भीतर जाकर उनकी कार्यप्रणाली को समझता है। अरे बाप रे! हाँ, और ये खुद से वर्चुअल एनवायरनमेंट या सैंडबॉक्स बनाता है, वहाँ कोड को चलाकर देखता है, उसमें अलग-अलग तरह से सेंध लगाने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ स्कैन नहीं कर रहा, ये हैक करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अगर इसका एक तरीका काम नहीं करता तो ये अपनी गलती से सीखता है और तुरंत दूसरा तरीका आजमाता है, वो भी बिना किसी इंसान के निर्देश दिए। ये ठीक उसी तरह सोचता है जैसे एक बहुत ही शातिर और अनुभवी ह्यूमन हैकर सोचता है।
लेकिन इसकी गति और क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा, 10 गुना या उससे भी अधिक। मतलब ये सिर्फ गलतियां नहीं ढूंढ रहा, बल्कि ये सक्रिय रूप से सिस्टम को हैक करने के तरीके खोज रहा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसने हजारों ऐसी सुरक्षा कमियां या जीरो डे वल्नरेबिलिटीज खोजी हैं, जिनमें से कुछ तो दशकों से किसी की पकड़ में नहीं आई थी। हाँ, दशकों पुरानी कमियां। जैसे मान लीजिए कि 1998 में लिखा गया एक पुराना नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जिसे आज भी टेलीकॉम कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। सही उदाहरण है। और आज का कोई आधुनिक बैंकिंग ऐप उस पुराने प्रोटोकॉल के एक छोटे से हिस्से पर निर्भर है। कोई इंसान इन दोनों के बीच के उस अदृश्य खतरे को नहीं देख सकता। बिल्कुल। लेकिन माइथॉस उन कड़ियों को जोड़ सकता है और ये बता सकता है कि कैसे उस 20 साल पुराने कोड के जरिए आज के बैंक खाते खाली किए जा सकते हैं। ये उदाहरण इस खतरे की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। एक इंसान के लिए लाखों फाइलों और दशकों पुराने कोड बेस में इस तरह के लॉजिकल फ्लॉज या तार्किक कमियों को खोजना लगभग असंभव है। हाँ, पूरी जिंदगी लग जाएगी। बिल्कुल। लेकिन माइथॉस के लिए ये सेकंडों का काम है। स्रोत के अनुसार ये पिछले किसी भी सुरक्षा उपकरण की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फास्टर। बाप रे। और ये न्यूनतम मानवीय पर्यवेक्षण के साथ इस तरह के जटिल इंटरैक्शन का विश्लेषण कर सकता है। लेकिन यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। मतलब अगर ये इतनी तेजी से कमजोरियां ढूंढ सकता है, दशकों पुरानी गलतियों को पकड़ सकता है, तो क्या रक्षकों को, यानी हमारे सिस्टम को सुरक्षित रखने वालों को, सबसे पहले इसकी जरूरत नहीं है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। कंपनियों को तो इसे तुरंत अपना लेना चाहिए ताकि वे अपने सिस्टम को पैच कर सकें, उन्हें सुरक्षित कर सकें। अगर एंथ्रोपिक इसे साइबर सिक्योरिटी कंपनियों को बेच दे तो वे अरबों कमा सकते हैं और दुनिया सुरक्षित हो सकती है। सुनने में ये बहुत तार्किक लगता है। तो इसे छुपा कर रखने से हम वास्तव में खुद को सुरक्षित कैसे कर रहे हैं? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें साइबर सुरक्षा की उस बुनियादी विषमता को समझना होगा जो इस पूरे दोहरे उपयोग या डुअल यूज डिलेमा का मुख्य कारण है। विषमता मतलब असंतुलन। हाँ, असंतुलन। देखिए, साइबर सुरक्षा में बचाव करने वाले और हमला करने वाले के बीच कोई समानता नहीं होती है। बचाव करने वाले यानी डिफेंडर को एक सिस्टम की 10,000 कमियों को ढूंढकर उन्हें सुरक्षित करना होता है। हाँ, हर तरफ से बचाव करना है। लेकिन एक हमलावर यानी अटैकर को सिस्टम में घुसने के लिए उन 10,000 में से केवल एक कमी चाहिए होती है। मतलब एक भी दरवाजा खुला छूट गया तो खेल खत्म। सही कहा, बिल्कुल यही बात है। अब क्लॉड माइथॉस की स्थिति की कल्पना कीजिए। एआई का अपना कोई नैतिक कंपस या मॉरल कोड तो होता नहीं है। नहीं, वो तो सिर्फ एक मशीन है। उसके लिए सिस्टम की कमी को खोजना सिर्फ एक पहेली सुलझाने जैसा है। रक्षकों के लिए ये सिस्टम को पैच करने का एक अभूतपूर्व उपकरण है। ये बात सच है। लेकिन अगर एंथ्रोपिक इसे एक सामान्य सॉफ्टवेयर की तरह इंटरनेट पर डाल दें तो हैकर्स भी तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अगर हैकर्स के हाथ ये स्वायत्त एजेंट लग गया तो वे इसका इस्तेमाल विनाशकारी साइबर हमले तेज करने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। वे बिना थके दिन रात दुनिया भर के सिस्टम्स में कमियां ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर डिफेंडर्स के पास भी यही टूल है तो क्या वे हैकर से एक कदम आगे नहीं रहेंगे? मतलब टूल तो दोनों के पास है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा लगता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से नहीं। अच्छा, क्यों? मान लीजिए माइथॉस ने एक ही दिन में दुनिया के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में 10,000 नई कमियां खोज निकाली। अब रक्षकों को उन कमियों को ठीक करने के लिए कोड लिखना होगा, उसे टेस्ट करना होगा और फिर दुनिया भर के सर्वर्स पर उसे अपडेट या पैच करना होगा। हाँ, इस प्रक्रिया में तो हफ्तों या महीनों लग जाते हैं। बिल्कुल, महीनों लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक हैकर को उस कमी का फायदा उठाकर हमला करने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं। ओहो। अगर ये टूल सार्वजनिक हो गया तो रक्षकों को पैच करने का समय ही नहीं मिलेगा। हमले की गति बचाव की गति से कई अधिक होगी। ये तो ऐसा है जैसे किसी शहर की हर दीवार में मौजूद दरारों का नक्शा एक ही समय पर पुलिस और चोरों दोनों को दे दिया जाए। पुलिस हर दरार को रातों रात तो नहीं भर सकती। बिल्कुल। लेकिन चोर उसी रात किसी भी एक दरार से अंदर घुस सकता है। यही सबसे बड़ा डर है। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उद्योग में यह चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि ऐसे मॉडल साइबर युद्ध और डिजिटल अपराध की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकते हैं।
हमारी मौजूदा रक्षा प्रणालियां, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सुरक्षा इंतजाम भी इस स्तर के और इतनी गति से होने वाले हमलों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसीलिए एंथ्रोपिक ने इसे एक सामान्य कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह लॉन्च नहीं किया। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर पाता तो हम सचमुच एक डिजिटल तबाही का सामना कर रहे होते। सोचिए, एक ही समय पर पावर ग्रिड फेल हो रहे हैं, बैंकों का सर्वर डाउन हो गया है और संचार के साधन ठप पड़ गए हैं। बाप रे, ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। लेकिन ये एक काल्पनिक फिल्म का दृश्य नहीं है। ये वो वास्तविकता है जिससे बचने के लिए क्लॉड माइथोस को रोका गया है। तो अगर इसे रोका गया है तो क्या इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है? मतलब एंथ्रोपिक इस स्थिति से निपट कैसे रहा है? हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है। हाँ, बिल्कुल। कमर्शियल लॉन्च के बजाय उन्होंने एक नियंत्रित पहल शुरू की है, जिसे उन्होंने प्रोजेक्ट ग्लासविंग का नाम दिया है। हाँ, प्रोजेक्ट ग्लासविंग ये इस तकनीक को बाहरी दुनिया में लाने का एक बेहद नियंत्रित और मापा हुआ तरीका है। इसके तहत क्लाउड माइथोस तक पहुंच आम जनता या आम कंपनियों को नहीं दी जा रही है। अच्छा, तो किसको मिल रही है? इसका एक्सेस केवल कुछ चुनिंदा प्रौद्योगिकी कंपनियों, बुनियादी ढांचा संचालकों यानी जो हमारे पावर ग्रिड्स, टेलीकॉम नेटवर्क, पानी की आपूर्ति और बैंकिंग सिस्टम चलाते हैं और प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों तक ही सीमित रखा गया है। तो क्या एंथ्रोपिक अब सिर्फ एक गेटकीपर या पहरेदार बन गया है? मतलब कौन तय करता है कि कौन सुरक्षित है और कौन नहीं? अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो ये मुझे एक डिजिटल वैक्सीन के रोल आउट जैसा लग रहा है। डिजिटल वैक्सीन? दिलचस्प तुलना है। हाँ, मतलब जब कोई नई वैक्सीन आती है तो सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, अस्पतालों और उन लोगों को दी जाती है जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। प्रोजेक्ट ग्लासविंग भी कुछ ऐसा ही कर रहा है ना? हाँ, काफी हद तक। वे इस एआई को सबसे पहले हमारे महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने वालों को दे रहे हैं, ताकि वो सिस्टम की कमियां खोजें और उन्हें पैच करें, इससे पहले कि बुरे इरादे वाले लोगों का एआई पूरी दुनिया में फैले। वैक्सीन का उदाहरण सही दिशा में है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। वैक्सीन शरीर को खुद लड़ना सिखाती है, जबकि ग्लासविंग के तहत यह एआई खुद बीमारी ढूंढने वाला रिसर्चर और इलाज करने वाला सर्जन दोनों की भूमिका निभा रहा है। सच में? और एंथ्रोपिक ये काम अकेले नहीं कर रहा है। वे सरकारी एजेंसियों और उद्योग समूहों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वे व्यापक तैनाती से पहले जोखिमों का आकलन कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को स्रोत में एक तकनीकी शब्द दिया गया है, जिम्मेदार स्केलिंग या रिस्पॉन्सिबल स्केलिंग। जिम्मेदार स्केलिंग। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से दिखती कैसी है? क्या वे बस कागजों पर नियम बना रहे हैं या तकनीकी स्तर पर कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? मतलब क्या वे इस एआई को इंटरनेट से अलग रख रहे हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी पहलू है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जिम्मेदार स्केलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वे मॉडल को धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं? इसका व्यवहारिक मतलब है कि मॉडल की कार्यक्षमता पर कड़े तकनीकी नियंत्रण लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, जब माइथोस किसी सिस्टम का विश्लेषण करता है तो उसे सीधे तौर पर इंटरनेट पर मौजूद लाइव सर्वर्स के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति नहीं दी जाती। अच्छा, उसे रोक कर रखा जाता है। हाँ, उसे एक हार्ड कोडेड सैंडबॉक्स में रखा जाता है। इसके अलावा अगर ये मॉडल कोई बहुत ही गंभीर जीरो डे कमी खोजता है तो ये अपने आप कोई ऐसा स्क्रिप्ट या कोड जनरेट नहीं कर सकता जो उस कमी का फायदा उठा सके। वहां पर एक इंसान की मंजूरी या ह्यूमन इन द लूप अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इंसान के अप्रूवल के वो आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब उन्होंने एआई की स्वायत्तता पर एक तरह का ब्रेक लगा दिया है, ताकि वो समस्या की पहचान तो कर सके लेकिन खुद हथियार न बना सके। बिल्कुल। ये एक तरह से ताकत को बढ़ाना है, लेकिन इस गारंटी के साथ कि गाड़ी बेकाबू ना हो जाए। सही कहा। और यहाँ जो मुख्य तनाव उभर कर सामने आता है वो ये है कि डिजिटल दुनिया की रक्षा के लिए जिस स्तर की बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, वही इंटेलिजेंस इसे नष्ट करने के लिए भी पर्याप्त है। क्लॉड माइथोस ने ये साबित कर दिया है कि एआई के विकास की गति अब हमारी खुद की सुरक्षा प्रणालियों को अपडेट करने की क्षमता से कहीं आगे निकल गई है। ये तो बहुत डरावना सच है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पुराने कोड्स, पुरानी भाषाओं और पुराने आर्किटेक्चर पर टिकी है। और अब हमने एक ऐसा एजेंट बना लिया है जो उन पुरानी दरारों को सेकंडों में देख सकता है।
एंथ्रोपिक जानता है कि वे इस तकनीक को हमेशा के लिए छिपाकर नहीं रख सकते। हाँ, कोई और तो बना ही लेगा। बिल्कुल, आज नहीं तो कल कोई और शोधकर्ता, कोई और कंपनी या कोई और देश इस स्तर का स्वायत्त एआई विकसित कर ही लेगा। प्रोजेक्ट ग्लासविंग असल में रक्षकों के लिए समय खरीदने की एक कोशिश है। ये एक बहुत ही गंभीर विचार है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के स्रोतों का सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ और थोड़ी डरावनी हो जाती है। हाँ, थोड़ी नहीं, काफी डरावनी। हम एआई के विकास में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमने एआई को सिर्फ एक असिस्टेंट के रूप में देखने की मानसिकता को पीछे छोड़ दिया है। हम अब क्लॉड माइथॉस जैसे एक स्वायत्त सिस्टम इंजीनियर के युग में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल सही। एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण जो बिना किसी मदद के हमारी डिजिटल दुनिया की नींव को मजबूत भी कर सकता है और अगर गलत हाथों में गया तो उसे पूरी तरह से तबाह भी कर सकता है। एंथ्रोपिक का प्रोजेक्ट ग्लासविंग कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये एक आने वाले तूफान से पहले की गई तैयारी है। और मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी कि ये केवल बड़ी टेक कंपनियों या साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय नहीं है। ये समाज के हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो आज की आधुनिक दुनिया में रह रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम सभी उसी डिजिटल बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं। हमारा पैसा जिन बैंकों के सर्वर्स पर है, हम जिन अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं, जिनके उपकरण नेटवर्क से जुड़े हैं, बिल्कुल। हम जो संचार के माध्यम इस्तेमाल करते हैं, वे सब उन्हीं दशकों पुराने कोड्स और प्रोटोकॉल्स पर चल रहे हैं, जिनकी कमजोरियों को ये एआई उजागर कर रहा है। अगर ये बुनियादी ढांचा ढह जाता है, तो असल दुनिया की आपूर्ति श्रृंखलाएं और सेवाएं रुक जाएंगी। सब कुछ ठप हो जाएगा। इसलिए जो शब्द स्रोतों में जिम्मेदार स्केलिंग के रूप में इस्तेमाल हुआ है, वो अब केवल सिलिकॉन वैली का कोई फैंसी तकनीकी शब्द नहीं रह गया है। ये हर आम इंसान की रोजमर्रा की सुरक्षा और जीवन की स्थिरता की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या? स्रोत में बताया गया है कि क्लॉड माइथोस आज दशकों पुरानी कमजोरियों को ढूंढ रहा है और प्रोजेक्ट ग्लासविंग के जरिए रक्षक उन कमियों को पैच कर रहे हैं, जो कि अभी के लिए एक नियंत्रित स्थिति है। हाँ, फिलहाल तो हालात काबू में लग रहे हैं। लेकिन अगर हम भविष्य की कल्पना करें तो क्या होगा जब इस तकनीक का एकाधिकार खत्म हो जाएगा? मतलब जब एक तरफ बुनियादी ढांचे का बचाव करने वाला एक स्वायत्त रक्षात्मक एआई होगा और उसका सीधा सामना किसी हैकर या किसी विरोधी देश के बनाए गए स्वायत्त आक्रामक एआई से होगा। बाप रे! तो ये इंसानों के बीच का युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि मशीन के खिलाफ मशीन का युद्ध बन जाएगा। यही सबसे बड़ा डर है। क्या तब साइबर युद्ध पूरी तरह से एल्गोरिदम और मशीनों के हाथ में चला जाएगा? एक ऐसा युद्ध जो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति से, यानी मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में लड़ा जाएगा। जहां इंसान की पलक झपकने से पहले सब खत्म हो सकता है। बिल्कुल। एक आक्रामक एआई सेकंड के 1000वें हिस्से में एक नया वायरस बनाएगा और उसी समय रक्षात्मक एआई उसे रोककर एक नया पैच तैयार करेगा। उस गति पर इंसानों के लिए तो ये समझने का भी समय नहीं बचेगा कि हमला हुआ कब, सिस्टम हैक कैसे हुआ और बचाव कैसे किया गया। ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाला है। क्या हम अपनी राष्ट्रीय और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पूरी तरह से इन स्वायत्त एजेंट्स के मोहताज हो जाएंगे, जहाँ इंसानी फैसले की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी? ये एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। शुरुआत में चर्चा की गई उस मास्टर चाबी को याद करें जिसे दुनिया से बचाने के लिए तिजोरी में बंद कर दिया गया था। क्लॉड माइथोस और प्रोजेक्ट ग्लासविंग के स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद ऐसा लगता है कि हमने उस चाबी को तिजोरी से निकाल तो लिया है। हाँ। लेकिन अब हम बेहद संभल कर एक एक करके ये तय कर रहे हैं कि कौन सा ताला पहले खोला जाए और किसे सुरक्षित किया जाए। और ये सब हम इस डर के साए में कर रहे हैं कि कहीं कोई और अपनी खुद की मास्टर चाबी बनाकर सारे दरवाजे न तोड़ दे। ये साइबर सुरक्षा के इतिहास की एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें हारने का विकल्प किसी के पास नहीं है।